अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी हवाला और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कश्मीर पर कब्जा किए हुए भारत को 77 बरस का अरसा बीत गया। दुनिया भर में इस हवाले से आज जुमे स्याह मनाया गया। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ लाहौर में मुलाकात की है। इस मुलाकात में उनके साथ उनके पार्टी के सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। उस मुलाकात में क्या क्या बातें हो सकती हैं, हुई हैं, हमारे मेज़बान जो हैं इस हवाले से हमें आगाह करेंगे। इन सारे इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सजाद अनवर साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब और जनाब खालिद क्यूम चौधरी साहब। तो सजाद अनवर साहब, पहले बात कर लेते हैं कश्मीर और भारत का जो कब्जा है। ये गासबाना कब्जा आप जानते हैं 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने किया था और अब तक वो जारी है। आखिर ये कश्मीर आज़ादी क्यों नहीं हासिल कर सका? देखिए, ये दो डिस्प्यूट हैं दुनिया में। पिछले हमें आधी सदी गुजर गई है इस मामले को, आधी सदी से भी ज़्यादा। एक कश्मीर है, दूसरा फ़लस्तीन है। दुनिया में बेशुमार डिस्प्यूट रिज़ॉल्व भी हो गया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आलमी ज़मीर इस मामले में बिल्कुल गूंगा और बहरा है। जितना जुल्म कश्मीर की वैली ने आज तक विटनेस किया है, शायद आलमी जो तारीख़ है उसमें शायद ही इस तरह का जुल्म कहीं हुआ होगा। मैं आपको बताऊं कि जो वार जोन होता है या जिस जगह पे सुबह शाम दोपहर जो पुलिस की छावनी बन जाए जो इलाका, आप देखें कि वहाँ के लोगों की नफ्सियात क्या बन जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस्लाम पेश करना चाहिए कश्मीरी अवाम को कि जिनकी रिजिलियंस, जिनकी जिद्दोजहद और जिनकी जो स्ट्रगल है वो अनएंडिंग है। वो हर तरह की आजमाइश का मुकाबला किया। आप देखेंगे ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है उसको भारत ने बाई हुक एंड क्रोक हर तरीके से, मिलिटरीली भी, सियासी तौर पे रिश्वत देकर भी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन वो एंटिटी ऐसी है कि जो अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। ये भी तारीख़ का एक अजीब वाक़या है कि अली गिलानी को जब शहीद किया गया, जब वो इंतकाल कर गए तो उनकी डेड बॉडी जो है वो भी वर्षा को नहीं दी गई और उन्होंने अथॉरिटीज़ ने खुद ही उनको दफनाया। अभी यासीन मलिक जिस तरीके से उसके साथ एक जुल्म और जबर रवा है और उसको जेल की जो फांसी की कोठरी होती है वहाँ पे उसको कैद किया गया है। तो आज मैं देख रहा था जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में एक एहतजाज हुआ, वहाँ हम देख रहे थे कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भारतीय वो कौंसल खाने मौजूद है वहाँ वहाँ एहतजाज हुआ। खास तौर पे मैं देख रहा था कि रूस में पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वहाँ पे भी एक तकरीब हुई, बरतानिया में हुआ, अमेरिका में हुआ। लेकिन आज इस्लामाबाद के मनाज़र भी बहुत ज़बरदस्त थे। वहाँ मैंने देखा यासीन मलिक साहब की अहलिया जो है मिशाल मलिक, उन्होंने भी एक जुलूस की क़यादत की और उन्होंने एक बड़ी पुरजोश तकरीर की। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को सफारती सतह पे और जो जितना पाकिस्तान कोशिश कर सकता है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए और कश्मीर की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान ने बेबहा जद्दोजहद और वो किया। लेकिन आलमी ज़मीर और यूनाइटेड नेशन जहाँ पे करारदादें जो हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं कश्मीर की आज़ादी की, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। और आलमी ज़मीर को बहरहाल इस वादी में मौजूद जो करोड़ों कश्मीरी हैं उनके हक़ के खुद अरादियत का एहतराम करना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, लेकिन वो वक्त हो सकता है कि थोड़ा लेट आए, लेकिन कश्मीरियों की आज़ादी को कोई दबा
वाइब्रेंट है। अब कश्मीर के मामले पे आप सजाद भाई ने आलमी ज़मीर की बात किया, आपने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं थोड़ा सा एख्तिलाफ करते हुए कि ये आलमी ज़मीर नामी जो रेटरिक है ना, इसको तर्क कर देना चाहिए हमें। ये सिर्फ एक लफ्ज़ हमने कॉइन कर लिया है, आलमी ज़मीर नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। अब ये आलमी ज़मीर जिसको आप कह रहे हैं, ये सारा मुआशी सूदो ज़ियां से मुंसलिक हो चुका है। उसमें लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारा मुआशी इंटरेस्ट क्या है और कौन हमें कितना सर्व कर सकता है। हाँ, इस मसले का हल वाइब्रेंट किस्म की सफारतकारी में है, इस इशू को हाईलाइट करने में है, जो कि आज भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जैसे मुजाहरे हुए, यही तरीक़ाकार रह जाते हैं। जहाँ तक रहा, अब अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों को, अपनी रेजोल्यूशंस को दबा के बैठे हैं। माजी में जो हुआ उसमें भी यही होता रहा। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि अगर आप फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला देखें, दोनों की उम्र कमोबेश एक ही है, दोनों के ऊपर तकरीबन कमोबेश एक जैसी ही रेजोल्यूशन आई है और दोनों पे आई हुई रेजोल्यूशन पे अमल दरामद ही नहीं हुआ। एक तो इसमें मुमासलत पाई जाती है। दूसरी, अगर आप जबरो इस्तबदाद की देखें तो दोनों की मोर और लेस एक जैसी है। कभी उधर हाइप हो जाती है, कभी इधर हाइप हो जाती है, लेकिन दोनों तरफ के जो लोग हैं, जो हुर्रियत पसंद या आज़ादी पसंद लोग हैं, उनके जज्बे को सलूट पेश करना चाहिए। कश्मीर में क्या नहीं हुआ, मतलब किताबों की किताबें लिखी गई हैं और इंडियन राइटर्स ने लिखी हैं। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, जिस तरीके से नौजवानों को कॉलेजेस से, इवन स्कूल से उठा के निशाना बनाया जाता है 3rd डिग्री का, और कहाँ कहाँ की जेलों में फेंका जाता है। जैसे एक बड़ी बदनाम ज़माना जेल है तिहाड़ जेल, वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद जो बैंड वेपन आप पीसफुल प्रोटेस्ट के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जैसे उन्होंने वो स्लग्स वाली गन्स यूज़ की, जिसके नतीजे में नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी बिनाई से महरूम हो गई। इसके बावजूद ये तहरीक जो है वो जारी है और इस पे कश्मीरियों का हम अखलाकी तौर पे और सफारती तौर पे साथ देते हैं, देते रहेंगे, चूँकि कश्मीर को हम अपने आप से अलहदा नहीं कर सकते। वाकई आलमी ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये बुखारी साहब ने ये बात की है। तो वैसे कश्मीर के मामले पर या फ़लस्तीन के मामले पर हमें इसी तरह लगता है कि वाकई इस तरह की कोई चीज़ कम अज़ कम मुसलमानों के लिए तो किसी जगह पे हमें दिखाई नहीं दी। देखिए, बुखारी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि आलमी सतह पर जो आलमी ताकतें हैं और आलमी बरादरी है, उसका जो किरदार है वो उनकी तरफ से अदा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी नाकामी तो मैं समझता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो अपनी जो करारदादें हैं कश्मीर के हवाले से, उन पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। और अब देखिए कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो UN के अजलास से, जनरल असम्बली के अजलास से ख़ताब किया, तो वहाँ पर बड़ा ज़ोरदार तरीके से कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला जो है उसको उजागर किया। भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का जो केस है अब वो आलमी बरादरी के सामने कश्मीर के हवाले से पेश किया। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर, ख़ास तौर पर साउथ एशिया में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक कश्मीर का मसला जो है वो हल नहीं किया जाता। और देखिए कि जो 5 अगस्त 2019 के भारतीय हुकूमत के जो इकदाम थे, 370 और 35 का जो इनके आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको जो ख़त्म किया गया, तो उसके नतीजे में देखिए कि वहाँ पर जो पहले से कश्मीरियों पर जुल्म सितम थे, उससे भी बढ़ चढ़ कर जो है कश्मीरियों पर आफत जो है वो आई। और इस हवाले से आज तक वहाँ देखें कि जो हालात है, वहाँ इंटरनेट की सहूलत नहीं है, वहाँ पर जो है पूरे कश्मीर को जो है वो जेल खाना में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। लाखों कश्मीरी जो हैं वो कुर्बानियाँ दे चुके हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो तहरीक आज़ादी ये कश्मीर की तहरीक है, ये जो है ये क़याम पाकिस्तान से पहले भी कश्मीरी जो है वो आज़ादी की जिदोजहद जो है वो कर रहे थे। और 1931 में एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, कि वहाँ पर जो है उस वक्त श्रीनगर जेल के बाहर जो है वहाँ पुलिस ने
फायरिंग की, जिसके नतीजे में 17 कश्मीरी जो हैं वो शहीद हुए। और उसके रद्द अमल में फिर जो है एक मूवमेंट बनी और सियालकोट में एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा हुआ। उस वक्त 1 लाख से ज्यादा अफराद जो हैं वो सियालकोट इस जलसे में शरीक हुए थे और उस पर जो है बड़ा शदीद रद्द अमल जो है वो दिया गया। और कश्मीरी जो है वो अब भी, मैं आपको बताऊं कि वो अपनी जिद्दोजहद को किसी सूरत तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। अपना सजाद उमर साहब ये फरमाइएगा कि अभी खालिद मीर साहब ने कहा कि ये मसला कश्मीर जो है वो चूंकि 2 ममालिक के दरमियान मौजूद है और जनूबी एशिया में वो कहते हैं अमन पायदार कायम नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत हाल में जब ये बात की जाती है कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल होने चाहिए, तो कश्मीर के मसले के हल तक तो फिर मुश्किल लगता है ये मामला। देखिए, ये एक दुनिया ने कोशिश की थी जब पाकिस्तान ने और इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसके बाद एक डिप्लोमेसी शुरू हुई थी स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिका और उसके पीछे यूके भी था कि उन्होंने एक फार्मूला बनवाया था दोनों मुल्कों की सफारतकारों के साथ एंगेजमेंट के बाद 6+2 का, अगर आपको याद होगा। उसमें यह था कि कश्मीर के बारे में कोई कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी भी थी कि इसके साथ कोई विन विन सूरत हाल कर ली जाए और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन ठीक हो जाए, क्योंकि दुनिया का ये ख्याल था कि दोनों मुल्क ही न्यूक्लियर हैं और अगर कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट रहा तो किसी वक्त भी कोई मतलब एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन हमने देखा कि वक्त के साथ साथ भारत ने दुनिया की इस कोशिश को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि ये बाइलैटरल इशू है, इसमें दुनिया को मदाखलत की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और भारत खुद मिलकर ये बात करेंगे। लेकिन फैक्चुअली उन्होंने इसको दुनिया को ये कहा। आपको याद होगा एक वक्त था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए भी अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया था और फिर कश्मीर के लिए भी किया था। तो भारत ने एहतजाज करके वो जो कश्मीर के लिए उनका स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव था उसको उन्होंने उसका ओहदा ही ख़त्म करवा दिया। अभी बात की ना मुबशर बुखारी साहब ने कि जो इकॉनमी है वो ड्राइव करती है दुनिया भर की डिप्लोमेसी को, तो इकॉनमी में भारत का जो एक अलायंस बन चुका है रूस के टूटने के बाद मगरबी दुनिया के साथ और ख़ास तौर पे अमेरिका के साथ, और इस रीजन में कर्टेल चाइना पॉलिसी के लिए भारत उनका मेन एक्टर है, तो उसका वो बेनिफिट, उसका उसने फ़ायदा उठाया है। और वो जो कोशिश हो रही थी, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के ज़माने में कोई लोग चनाब की बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कुछ नए फार्मूले लेकर आ रहे थे, फार्मूले की बड़ी बात हो रही थी। फिर उसके बाद भी एक आपको याद होगा कि कियानी साहब के ज़माने में भी एक एफर्ट हुई, पाशा साहब और उनका जो इंटेलिजेंस हेड था उनकी मुलाकातें भी हुई। लेकिन ये सारा कुछ जो है ना भारत उसको सबोटाइज करता है। और भारत ने फिर ये भी किया, अनफॉर्चुनेट जो किया वो ये किया कि उसने ये जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट था ना उसको तो पीछे ले गए और उन्होंने कश्मीर के इशू के साथ साथ हमारे बलूचिस्तान इशू को भी फायर दी और उसके नतीजे में बलूचिस्तान में उनकी मुदाखलत, जैसे कलभूषण पकड़ा गया या जो दूसरे वाक़यात पेश आए, तो उन्होंने डिप्लोमेसी अपनी उस तरफ शुरू कर। और ख़ास तौर पे ये जो मोदी जब से इक़्तिदार में आए हैं भारत में, उन्होंने जिस तरह से आइन में तरमीम करके उनको एनेक्स कर लिया कश्मीर को, उनका स्टेटस चेंज कर लिया, उसी तरह उसने जो आप देखें ना कि कितना जुल्म की बात है कि ये जो वाक़या हुआ था पेशावर में APS का, उसमें भी जो इंटरनेशनल सपाइज थे उन्होंने कहा कि उसमें भी भारत मुलव्वस था। और आज भी जो आपका अफगानिस्तान बॉर्डर पे टेंशन है वो भी भारत उसमें भी भारत मुलव्वस है। और पाकिस्तान की इकॉनमी को और आपका CPEC को रोकने के लिए ये जो सबोटेजेस हो रहे हैं उसमें भी भारत मुलव्वस है। तो ये जो इस वक्त जिस हम एक तारीखी मोड़ पे खड़े हैं, तो अगर इस मौके पे अगर कोई एफर्ट कर भी ले कि भारत के साथ मामला ठीक, जब तक मोदी है उसकी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो का जिक्र किया अभी बुखारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब जब गए थे शंघाई कॉन्फ्रेंस में
तो याद है आप गोवा में जो हुई थी, तो वहां उन्होंने कहा था मोदी के बारे में, आपको पता ही है क्या अल्फाज बोले, और उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई इंडिया में। और बदकिस्मती ये है कि उनकी ट्रोलिंग पाकिस्तान में भी एक जमात ने की, उसी वक्त उसी जमात ने की। उसी जमात ने की। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अभी काफी मुश्किल है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। उसी जमात ने की ट्रोलिंग जिस जमात के हक में पहले अमेरिका और अब बरतानिया के 20 अरकान पार्लियामेंट ने बुखारी साहब ख़त लिखा, और वो कहते हैं कि जी उनके लिए बानी पीटीआई जो है वो उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हुकूमतें अपना दबाव डालें। कितना कि ये कारगर हो सकता है दबाव अगर डाला जाए? तो वैसे तो अभी तक कोई दबाव आया नहीं ऑफिशियली। देखिए, इस तरह के खतूत जारी होते रहते हैं भट्ट साहब, माजी में भी जारी हुए। 20 अरकान ने पहले हाथ लिखा, फिर दोबारा लिखा, अमेरिकन कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद आपको बरतानिया में भी पहले इक्का दुक्का खतूत तो आते रहते थे। अच्छा, ये चूँकि अगेन इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की होती हैं, उनके साथ जो हैं कुछ लोग, नहीं लॉबिंग फर्म्स तो अपनी जगह के ऊपर, अब तो बकायदा जमायमा जो हैं वो एक्टिव हैं, मैं उसी तरह ट्वीट्स किए। देखिए, वो तो अमेरिका में फर्म है, इधर उनकी साबका अहलिया हैं, इधर इनके साबिक ब्रदर इन लॉ हैं जैक, ठीक है, जिनको ये सपोर्ट करते रहे लंदन मेयर के इलेक्शन सादिक खान साहब के अगेंस्ट। तो इन्हें वहाँ पे फर्म की ज़रूरत तो जमाइमा और जैक को भी है वहाँ पे, चूँकि ऐसे लोग जो अल्ट्रा रिच हैं, वो जो मूव अराउंड करते हैं या अपनी एक्सपोजर के लिए उन्हें फर्म्स की ज़रूरत रहती है, तो वही फर्म्स जो उन्होंने एंगेज की होंगी अपने लिए, वही बानी पीटीआई के लिए काम कर रही होंगी। इसलिए इस तरह की ये खतूत आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अभी उसके जवाब में जो हम डिस्कस कर रहे थे परसों ही, जो अमरीकी मैगजीन में एक मजमून छपा, वो भी छपा, और उसको देखिए, मसलन उन्होंने कहा जी हम जनरल आसिम मुनीर साहब की याद रखना चाहिए उनकी सर्विसेज के लिए, जो उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए की। उन्होंने बड़ा प्रेज किया। अब ये मानी गई बात है, मतलब इसमें एक बड़ी जेन्युइन किस्म का अप्रेजल आया है। खतूत को मेरा ख्याल है कि हमारे सिर्फ इस हद तक सीरियस लिया जा सकता है कि वहाँ पे ये लॉबिंग कर रहे हैं, और उस लॉबिंग फर्म ने अपने पैसे पूरे कर दिए कि जनाब दो तरफ आपके। लेकिन मेरा ख्याल इतना लाइट भी नहीं लेना चाहिए अपना उसमें बट साहब, वजह पता क्या, जब तक ये पता चलता है बुखारी साहब, ये पता चलता है कि ये डोरियां कहां से हिलाई जा रही, जैसा कि सजाद अनवर साहब ने इशारा किया, डोरियां जो हैं, देखिए यहां पर हर सियासी जमात ने बुरा वक्त देखा, पीपल्स पार्टी ने भी देखा, मुस्लिम लीग नून ने भी देखा, ये तहरीक इंसाफ जो है उसके मुताबिक उस पर भी बुरा वक्त चल रहा है। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, और तो उनके लिए तो कई खतूत शतूत कहीं से नहीं आए थे, वो तो यहाँ पर ही स्ट्रगल थी जो भी हुई थी। और ये तो एक बड़ी सीधी सी बात अब दिखाई दे रही है कि इनकी डोरियां कहीं बाहर हैं। मैं अर्ज करूं आपसे, अच्छा, ये मैं एक्चुअली चाहता हूं कि जरा खालिद जोसेफ को मैं इसमें ले लूं। जोसेफ, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इत्तेफाक करता हूं कि सिर्फ डोरियां बाहर से नहीं, बाहर पाकिस्तान मुखालिफ जो कुफ्ते हैं और पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं, उनकी ताकत से, उनकी लाबग से जो है वो आपने देखा कि किस तरह इसराइल और इंडिया की जो लाबी थी, उनकी लाबिंग के नतीजे में अमरीकी कांग्रेस में जो है करारदाद जो मंजूर हुई थी, और उसके साथ जो फॉरेन फंडिंग है उसमें तो सबूत आ चुके हैं कि इंडिया और फलस्तीन, अब इंडिया और इसराइल से जो है, इसराइल से जो लोग हैं उन्होंने फंडिंग की जो है फॉरेन फंड में, ये तो साबित हो चुका है। तो उन्हें मैं समझता हूं कि इससे कोई सरोकार नहीं है कि उनका कोई भी इक़दाम जो है वो मुल्क के खिलाफ जाएगा, रियासत के खिलाफ जाएगा। जब 9 मई उन्होंने कर दिया तो पीछे फिर क्या छोड़ा कि पाकिस्तान की सलामती के अदारे जो हैं उनको टारगेट कर दिया, उन पर हमले कर दिए। जिस तरह पाकिस्तान के जो मुखालिफ और दहशतगर्द जो हैं वो हमले करते हैं, उसी तर्ज पर जो है वो सिक्योरिटी इदारों पर जो है वो हमले किए गए। और इसके साथ देखिए कि उनका, मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान की मुआशी बदहाली उनके इक़दामात की वजह से पैदा हो रही थी, तो IMF का मुआहदा रखवाने के लिए वो कहाँ तक नहीं गए।
और उनके 2 वज़रा पंजाब और केपी के अंदर खतूत लिखवाए गए और फिर IMF के हेडक्वार्टर के बाहर बाद में मुज़ाहरा खुद किया लिखा गया। बानी पीटी ने खत, बाद में खुद लिखा। और उसके साथ देखें कि पाकिस्तान की जो मेशत है इस वक्त और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनकी बुनियाद हमारा GSP+ स्टेटस है जो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को दिया है, और इस स्टेटस को रुकवाने के लिए भी जो है वो PTI ने यूरोपीय यूनियन से रजू किया। मैं समझता हूं कि उनको सिर्फ अपना मफाद जो है अब वो अजीज है, मुल्क का जितना भी नुकसान उन्हें कोई सरोकार नहीं, लेकिन इसके बावजूद, इसके बरक्स, इस हद तक आगे जाने के बावजूद PTI की क़यादत के तमाम जो अंदाजे हैं मुसलसल गलत साबित हो रहे हैं। उनकी कोई ख्वाहिश जो है और कोई कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। वो अदारों के अंदर जिस तरह बगावत चाहते थे वो नहीं हो सकी। अदलिया बानी PTI को जो है वो रिहा करने का कोई इकदाम नहीं उठा सकी। इस तरह बाकी भी उन्हें कोई लोगों को बाहर नहीं निकाल सके। मुबश्शिर बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं अपने पॉइंट की अगर तायीद में अर्ज करूं तो आपको याद होगा जो पहला खत आया जो वहाँ के सेनेटर्स ने लिखा, जो 18 या 12 के करीब थे, वो आया था जब पाकिस्तान नेगोशिएशन कर रहा था IMF के साथ। जी जी। और वो खत गया, उसके बावजूद हमारा बेल आउट पैकेज आया। बानी ने खत लिखा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लॉबिंग फर्म यकीनी तौर पे आपके लिए मैनूवर कर सकती हैं, लेकिन वो किसी हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत अपनी कैलकुलेशन, अब अमेरिका या बरतानिया अपनी कैलकुलेशंस करते हैं कि हमें किसके साथ कैसे ताल्लुकात और किस हद तक हम उनके साथ प्रेशर माउंट कर सकते हैं। आपको सन 2000 में याद होगा कि बरतानिया के उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत लिखा था कि आपको जमहूरियत की बहाली के लिए मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलके मूवमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमें ख़तरा है कि भुट्टो की तरह मियां नवाज शरीफ को भी हैंग ना कर दिया जाए। उस खत की कॉपी मेरे पास आई थी, मैंने एक अंग्रेज़ी अखबार में वो खत छापा था। तो उसमें भी डायरेक्ट उस वक्त हम वॉर ऑन टेरर में जा रहे थे, फौरी बाद बरतानिया हमारा नहीं, अभी है वो वाली सूरत हाल नहीं थी। वॉर ऑन टेरर तो जी मैं वही बहुत बाद में शुरू। हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये उनकी डेस्परेट एफर्ट्स हैं PTI की, लॉबिंग पर मायर करना, खत लिखना, लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉलिसी की शक्ल में। लेकिन शाह जी बात पता क्या है, देखिए मेरी बात सुने, आपने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली ना, अब लकीली जो सामने वाला है वो बच गया। वो उसको जो चला रहे हैं, मुल्क जो चला रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी ज्यादा बेहतर रह गई। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी आपने तो फायर कर दिया ना। बानी PTI ने या PTI की जानिब से तो पूरी कोशिश की। इस हवाले से मैं आपसे इत्तेफाक। हाँ, ये मैं बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए मामला ये है कि आप किस हद तक पाकिस्तान को फायदा दे सकते हैं या नहीं दे सके, वो अलग बात है। कोशिश कितनी जेन्युइन थी और आप नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म थे या आप बेहतरी के लिए सरगर्म थे, ये चीजें ज्यादा अहम होती हैं मेरा ख्याल है। ऐसे इश्यूज के ऊपर मजीद बात करेंगे। फिलहाल हमें एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर PTI के इश्यूज को डिस्कस करेंगे। पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कमर गोली बारूद यहाँ रोज उठते हैं ताबूत यहाँ, आंसू गम और खौफ यहाँ, फिर भी हम हैं एक जुबान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हमारा है। अमन के अलंबरदारों को, तहजीब के ठेकेदारों को, जो जुल्म बपा है वादी में दिखता नहीं क्यों ये सारों को। ये पौन सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं, नस्लों ने शमे आजादी को खून से हमने सींचा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये
रिश्ता दिलो जान का है, खून का है, ईमान का है। बच्चा हो या कोई जवान, हम सीना ठोक के कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल सरगर्म रही है और अब हालत यह है कि उनके अपने अंदर एक टूट फूट का अमल जो है वो शुरू हो गया और ये बात गालम गलोच तक, सरेआम गालम गलोच तक चली गई है। खालिद मिर्जा साहब, आपने देखा होगा कि पीटीआई के साबक या मौजूदा बाप जो भी कह सके, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनके रहनुमा तो बहरहाल रहे हैं। अब वो पीटीआई में वो कहते हैं मैं हूं, दूसरे कहते हैं नहीं हैं। उनकी और रऊफ हसन साहब के दरमियान एक बकायदा गालम गलोच पर मबनी ट्वीट्स हुए हैं। ये क्या सिलसिला सर? अच्छा देखिए व्हाट्सएप के इस वक्त मसला ये है कि जिस तरह आप फरमा रहे थे कि पीटीआई जो है वो तो पार्टी के अंदर भी हालत जंग में जो है वो हमें नज़र आ रही है और उनका इस हवाले से एक वाजे जो दड़ेबंदी है वो दड़ेबंदियां तो बहुत हैं लेकिन मेन जो दो बड़ी दड़ेबंदियां हैं, एक वकला की जो क़यादत है जो इस वक्त पीटीआई पर बराजमान है, पीटीआई के तमाम ओहदेदारान जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो वकला बरादरी से हैं, और दूसरा जो है वो जो पीटीआई के अंदर या पीटीआई के बाहर या पीटीआई में जो माजी में जो ओहदेदारान थे या वज़रा थे, वो सियासी जो क़यादत है पीटीआई के अंदर उनके और वकला की लीडरशिप के दरमियान एक बड़ा एक जो है वो इख्तलाफ और एक दूसरे के आमने सामने जो है वो हमें नज़र आते हैं, क्योंकि जो पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसको जो है वो पीछे कर दिया गया है और वकला की लीडरशिप जो है उसको आगे किया गया है। वो वकला की लीडरशिप जो है वो बानी पीटीआई के लिए उनको जेल से बाहर निकालने की कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकी। और इसका एक धड़े का मौकफ ये है, ये जो सियासी दड़ा है इनका मौकफ ये है वो कि ये भी तो वकील है ना सर? वो भी वकील जरूर हैं लेकिन देखिए कि उसमें ये तो ऐसी पार्टी है, पार्टी के अंदर देखिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि देखिए कि हमारे अरकान असेंबली और सेंटर्स को अगवा किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, उनके अजीज रिश्तेदारों, बाप बेटों और एक रुकन की अहलियत तक को उठाया जा रहा है, फलां किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनको उन्होंने वोट भी नहीं डाले लेकिन उन पर शक की बुनियाद पर उनको शो का नोटिस जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। और इसमें दरअसल ये है कि एक और मैं आपको बताऊं कि एक और लड़ाई पीटीआई के अंदर शुरू होने वाली है। अब ये जो दो रिहाइयाँ हुई हैं, बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है और जो बानी पीटीआई की बहनों की जो रिहाई हुई है, मैं समझता हूं कि ये भी एक पीटीआई के अंदर एक मैदान लगने वाला है। एक दूसरे के खिलाफ पहले ही जो है उनके एक दूसरे के आमने सामने वो आ चुकी हैं। और देखिए कि जो बुशरा बीबी है वो कोशिश करेंगी कि पीटीआई के जो फैसले हैं अब वो जो हैं वो खुद करें, और इसी हवाले से फैसला साजी के लिए वो आवान वज़ीर आला में केपी में जाकर बैठ गई हैं और उनकी बहनों को उनका रोल जो है वो किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इसमें बात इसी बुनियाद पर भी पार्टी के अंदर बिल्कुल इसकी बुनियाद के ऊपर पहले भी तनाजा रहा है। अच्छा, ये सजाद साहब बताइएगा कि जैसा चौधरी साहब ने कहा कि ये एक दो धड़े हैं। देखिए हर पार्टी के अंदर धड़े होते हैं। पीपल्स पार्टी में हमने देखा डे फर्स्ट से डॉक्टर मुबशर साहब का अलग धड़ा था, बाबा सोशलिज्म जो थे शेख रशीद उनका एक अलग धड़ा था, लेकिन वो इख्तलाफ किसी नजरिए की बुनियाद पर तो था। यहाँ पर तो नजरिया नहीं है, यहाँ पर तो गालम गलोच है। बेनजीर भुट्टो साहब ने किसी ने पूछा था कि ये आपकी पार्टी में जो धड़ेबंदी है क्या, तो उन्होंने कहा था जैसे कालीन होता है ना उस पर मुख्तलिफ रंग होते हैं और उनको जोड़ के एक डिज़ाइन खूबसूरत बनता है, तो ये धड़ेबंदी नहीं है, ये बेसिकली मुख्तलिफ रंग है। लेकिन पीटीआई का केस और है। पीटीआई में ये है कि जो भी वहाँ पे लीडरशिप की करेक्शन की बात करता है ना, जो ये कहता है कि आपके ये फैसले ठीक नहीं थे,
आपको कुछ दुरुस्त फैसले लेने की ज़रूरत है, आप आइसोलेट हो रहे हैं, आपके प्रोटेस्ट ख़राब हो रहे हैं, आपको नाकामी हो रही हर जगह पे, तो उसको वो समझते हैं कि ये एजेंसियों की बात कर रहा है, ये हुकूमत की बात कर रहे हैं, ये कोई मुखलस नहीं है हमारे साथ। वो कहते हैं कि जो पीटीआई का चेयरमैन कह रहा है ना जेल में बैठ के, उसके ऊपर मनो अन जो कबूल करता है उन चीज़ों को, वो दुरुस्त आदमी है, जो दूसरा है वो गलत है। फवाद चौधरी साहब की सियासत ये थी कि वो फैसले जो इमरान खान के थे उनको गलत कह रहा था, लेकिन इल्ज़ाम लगा रहा था जो इस वक्त लीडर फील्ड में है उनके ऊपर। उनका ख्याल था कि ये लीडर हैंडल नहीं कर रहा है। हालांकि फैसल चौधरी जब मिला इमरान खान को 3 दिन पहले वकला की टीम के साथ, तो उसने सारा लीडरशिप के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि वर्कर को नहीं पूछा गया और ये लीडर भाग गया और गंडापुर भाग गया और फलाना भाग गया। उसने तो अपना रोल प्ले किया। तो वो जो लेकिन तो अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन उन्होंने डिसोन कर दिया। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जदर साहब कि ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या जमात इस्लामी, इनमें भी धड़े रहे हैं, हमने देखा। लेकिन वो जो धड़ेबंदी थी वो किसी नजरिए, किसी असूल के इख्तलाफ के ऊपर होती थी, और उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मसला जहीर बदर का ग्रुप था, एक कासिम जाग ग्रुप था, तो वो एक दूसरे के साथ गालम गलोच इस तरह से हो रही हो। वहां पर एक इख्तलाफ, एक इख्तलाफ की था, मगर उसका एक रख रखाव था। यहां पर ऐसी सूरत हाल बुखारी साहब नजर नहीं आ रही। यहां पर तो बकायदा माँ बहन एक की जा रही है। आप जरा ट्वीट्स को देखें, वहां पर क्या सूरत हाल बनी हुई है। बुनियादी तौर पे भट्ट साहब, जो पीटीआई के जिन ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, ये सोल्जर ऑफ फॉर्चून, इनका नजरियाती वाबस्तगी तो वो नहीं थी जो आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। फॉर दैट रीज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ आपने बाबा सोशलिज्म शेख रशीद साहब का, डॉक्टर मुबशर हसन साहब का नाम लिया, और उसके बाद आने वाले दिनों में फारूक लगारी साहब का एक धड़ा था, फिर जहांगीर बदर साहब जो हैं वो आ गए, और फिर जो आपने कासिम ज़िया की बात की, वो भी धड़े, और ऐसे धड़े रहते हैं। और फिर वो धड़े आगे मजीद तब इन पार्टीज़ में होते रहते हैं। केपी में एक और धड़ा है जो यहाँ की लीडर से, इस तरह के मामला चलते रहते हैं। लेकिन ये उन पार्टीज़ में होते हैं, फिर भी वो मुत्तहिद रहते हैं, इस नौबत तक नहीं आते, चूँकि उनकी नज़रियाती असास एक जैसी होती है। फिर उन लीडर्स के पीछे एक्टिविज़म है, पॉलिटिकल एक्टिविज़म, और उन्होंने लंबा अरसा मार भी खाई है। और फिर कोई नजरिया है, कुछ सोच है जिसके पीछे लोग लगे। इधर आप देखिए, मैं आपको मिसाल दूंगा, जस्टिस वजूद्दीन अहमद इख्तलाफ किया कि भाई इलेक्शन ठीक नहीं कराए, पार्टी से फारिग। फौजिया कसूरी इख्तलाफ किया कि भाई ये आप टिकटों की तकसीम ठीक नहीं कर रहे, पार्टी से फारिग। अकबर एस बाबर जो इनके लिए गले की हड्डी बन गए, कांटा बन गए गले का, वो अभी तक है कांटा, वैसे वो कांटा है ना, वो बन गए। उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये क्या कर रहे हो, पार्टी से फारिग। फिर मैं एक नाम और लूंगा आपके चॉइस साहब के, सजाद अनवर के, और मेरे भी बड़े, हम उनको आइडियलाइज किया, मिराज मोहम्मद खान साहब। आपको याद होगा 2 माह बाद ही वो छोड़ गए थे। हमने तो उनसे पूछा, खान साहब ये क्या हुआ, आपका जाना भी अजीब था, हम ना समझे थे कि ये आना है कि जाना तेरा। तो उन्होंने कहा भाई वो मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूँ, इसे कुछ नहीं समझाया जा सकता। तो मेरी चॉइस गलत है, ये उन्होंने हमारे सामने एडमिट किया। सो जो नजरियाती लोग हैं वो तो रहे नहीं। अब फवाद की बात कर लें, कुछ भी है, एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म पीछे कैरी करता है बंदा, उसकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन तो सियासत से तो किसी की भी इख्तलाफ, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविज्म अपनी जगह पे बैगेज की सूरत में मौजूद है। ही प्लेड स्मार्टली। अब आपको याद होगा जब इधर ही बानी थे, तो उस वक्त फवाद चौधरी ऑल इन ऑल थे। जमान पाक के अंदर किसने जाना है, बाहर किसने जाना है, ये उनके हाथ में था। और सडनली ऐसी गेम हुई कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। और मुझे याद है, मुझे आया फोन कि जनाब आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और रऊफ हसन ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद ट्रेवल टू लाहौर टू कंडक्ट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, यानी वो उसी वक्त नजर आ गए थे। सो जो इस तरह की पार्टीज होती हैं जिनकी नजरियाती असास कोई नहीं होती, जहाँ पे लीडरशिप सोल्जर ऑफ फॉर्चून होती है, और फॉलोअर जो हैं वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देख के फॉलो कर रहे होते हैं, उनके अंदर मामलात ऐसे ही रहते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा अरसा
जारी नहीं रहेगा। इसके बाद आप आने वाले दिनों में वो शॉर्ट लिव्ड की जो मैंने बात की है वो आपको नजर आएगा। हालांकि उच्चय साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, उनके घर गए लाहौर में, और अब अकेले नहीं गए बल्कि उनके साथ उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप थी, वो मौजूद थी। लोग बातें करना शुरू हो गए 27वीं तरमीम की कि इस मुलाकात में वो बातें हुई हैं। आप समझते ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर कल से तशरीफ़ लाए थे, और जो पोलो मैच है वहाँ वो मेहमान खुसूसी थे। तो आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो आपस में बहुत कंफर्टेबल हैं, बहुत कंफर्टेबल। और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ करते हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ करते हैं, देखिए उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं। देखिए, इत्तेहादी हुकूमत में शिकायत होती हैं, हर इत्तेहादी हुकूमत में हम देखते रहे हैं, माजी में भी इत्तेहादी हुकूमतों में शिकायत रही। मंजूर वट्टू जब वज़ीर आला थे तो पीपल्स पार्टी को बड़ी शिकायत होती थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी जमात है, उनको बाज़ाहिर कोई शिकायत नहीं है, और बड़े अच्छे अंदाज से सिस्टम और निज़ाम चल रहा है। और ये जो आइनी तरमीम हुई है, 26वीं आइनी तरमीम, इसमें भी दोनों जमातों की क़यादत जो है वो बड़ी कंफर्टेबल रही, और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह 18वीं तरमीम के बाद भी आपने देखा कि ऊपर नीचे कई तरमीम फिर आई, कुछ तरमीम इस्लाह के लिए आई, कुछ तरमीम जो है वो दबाव में आई। और ये सवाल मैंने वैसे आपसे इसलिए किया क्योंकि आपको शायद याद होगा कि आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि 26वीं के बाद 27वीं और 28वीं तरमीम भी आई है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या 27वीं तरमीम डिस्कस हो रही है? जो इब्तदाई मसवदा था उसमें 56 तरमीम थी, और ये जो 26वीं तरमीम है इसमें तो 22 तरमीम हुई हैं अभी, और जिन तरमीम पर इतफाक़ राय हो चुका था दोनों बड़ी जमातों के दरमियान भी और छोटी जमातों के दरमियान भी, और सबसे बढ़कर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो का इतफाक़ हुआ था, उन तरमीम को पहले मरहले में जो है वो कर लिया गया है। और अब आगे चलकर जिन जिन तरमीम पर जो है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक़ राय होता जाएगा, ये तरमीम का सिलसिला जो है ये अब जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी ये सिलसिला जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और इसके साथ एक और बात भी है कि ये जो तरमीम कर ली गई हैं 26वीं तरमीम के तहत, इस पर अमल दरामद के हवाले से मैं समझता हूं कि आज ज्यादा जो गुफ्तगू हुई है वो इस पर हुई है। उस पर अमल दरामद जो है वो किस तरह किया जाना है और कैसे आगे चला जाएगा, और मामला देखिए वो तो आइन में तरमीम होगी, अब सारे अदारे उसके मातहत हैं, उसके पर अमल करेंगे। वो अदारे, इसमें कोई शक नहीं कि अदारे जो हैं वो मतहत हैं आइन के आर्टिकल 239 के तहत। पार्लियामेंट को अख्तियार है कि हर किस्म की कानून आइन साजी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है, उसे किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। फिर भी ये जो तरमीम हुई है इसमें आगे चलकर जो है वो जिस तरह पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री का फैसला हुआ उसमें, तो अब जो आईनी बेंच बनना है, आईनी बेंच बनाया जाना है, उस हवाले से भी जो है वो यकीनन मुशावरत की गई होगी। और इस तरह जो है सारा जो आपने देखा था उस वफ्त के अंदर दोनों तरफ से आईनी माहरीन जो है पार्टी के सीनियर लीडरशिप बैठी थी। सीनियर लीडरशिप। ये बताइएगा कि आप ये समझते हैं जो सब कह रहे हैं कि 26वीं के बाद 27वीं और 28वीं तरमीम भी आएगी, तो नंबर्स इतने आ गए हैं हुकूमत के पास? देखें, मैं उससे पहले एक बात करूंगा, ये जो बिलावल साहब वज़ीर आज़म साहब मिले हैं, आपको याद होगा जब ये तरमीम की गुफ्तगू शुरू हुई थी तो उस वक्त बिलावल भुट्टो एक वफद के साथ वज़ीर आज़म साहब से मिले थे अपनी पार्टी के डेलीगेशन के साथ, और पंजाब के इश्यूज़ पर जो कुछ चीज़ें तयशुदा, जो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि पंजाब में तरक्याती फ़ंड ये वो फलां, उसकी एग्जीक्यूशन पर भी बात हुई है वज़ीर आज़म के साथ बिलावल भुट्टो की, कि अब उस स्टेज से हम आगे आ गए, अब आगे क्या करना है, जो सियासी पहलू की बात है। जो तरमीम की बात है ना, मैं समझता हूँ जो चौधरी साहब ने कहा ना 56 तरमीम थी जिसमें से सिर्फ इस वक्त 22 हुई हैं, तो 34 बाकी हैं। ये 34 वो हैं जिनको मौलाना फजलुर रहमान की टीम ने उस तरमीमी पैकेज से अलग करवाया था जी जी, और जिस पे बातचीत हुई थी। तो अब ये साफ नज़र आ रहा है जो फैसल वोडा कह रहे हैं
कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक्सपेक्ट करें पीटीआई में, जिसमें कोई 15 से 20 अरकान असम्बली होंगे। वो जब गवर्नमेंट को ज्वाइन करेंगे एक इत्तेहादी के तौर पे, उसके बाद ये बाकी तरामीम होंगी। चूँकि मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी आदमी हैं, वो फिर इनके ऊपर बारगेन करेंगे, लेकिन इनके पास नंबर वो बन जाएगा कि अगर मौलाना साहब राज़ी ना भी हों तो इन सारी तरामीम को करवाया जा सके। तो उसके लिए ऐसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तब भी कह रहे थे कि नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स हमारे पास हैं, हम मौलाना साहब के बगैर भी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि मौलाना साहब जो हैं अगर इसमें शामिल हो जाए। हाँ जी, लेकिन जब एक फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाएगा और एक बड़ा लीडर पीटीआई का आ जाएगा और वो आके तकरीरें करेगा और वो सपोर्ट देगा, तो वो एक तरह से ना लेजिटिमाइज सपोर्ट हो जाएगी ना। अभी तो कहा गया ना कि 4 वोट ले लिए, 5 वोट ले लिए, वो फिर ये है कि एक इत्तेहादी ग्रुप आ जाएगा, उनको कुछ वजारतें भी देनी पड़ेंगी, वो इंटीग्रेट हो जाएगा इस गवर्नमेंट के साथ, तो फिर इनकी जो 2/3 मेजोरिटी है ना वो अपनी हो जाएगी, फिर वो फिर एक बाकायदा मुस्तनद बात हो जाएगी, एक मुस्तनद बात हो जाएगी। अच्छा बुखारी साहब, आप समझते हैं कि ये सूरत हाल जो इन दोनों साहब ने बताई, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी देखिए, मेरे लिए तो ये अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या होता है? कानून साजी करना। जब पार्लियामेंट कानून साजी कर रही है तो इस पे हैरत क्यों? अलबत्ता दूसरे मामलात में जाए तो फिर हैरानगी की बात होनी चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि 27वीं भी आएगी, 28वीं भी आएगी और बड़ी कवानीन आएंगे और कानून साजी होगी, और जिसमें जो इस 26 अमेंडमेंट में हमें जो एक रवादारी नजर आई, मसलन शाहबाज शरीफ क्रेडिट दे रहे हैं बिलावल को, बिलावल क्रेडिट दे रहे हैं मौलाना को, ये रवादारी बड़ी अच्छी मिसाल थी। दूसरा एक टेक्निकल पॉइंट है, वो ये है कि इस पे जैसे मियाँ शहबाज शरीफ या बिलावल या मौलाना कहते रहे कि जी हम इस पे कौमी इत्तेफाक राय, यानी तमाम पार्टीज़ में इत्तेफाक राय इस पे बनाना चाहते हैं इस तरमीम के ऊपर। तो टेक्निकली देखें, जब बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि हमें 98% मुसवदे पे कोई इख्तलाफ नहीं है, हम उससे एग्री कर चुके हैं, अब हम बानी के पास जाएंगे, तो इत्तेफाक राय तो आ गया। वोट ना देना एक अलहदा बात है, लेकिन इत्तेफाक राय कायम करने में कामयाब हो गए बिलावल और मौलाना और PMLN। अब आगे जो आप फरमा रहे हैं, ये जो गौहर अली खान का स्टेटमेंट है, इसके मैंने उस दिन भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि ये अजीब सी बात है कि सारे एग्री कर रहे हैं, जनाब आपने 10-10 मीटिंग अटेंड की हैं कि जी ठीक है ये मुसवदा हम इससे इत्तेफाक करते हैं, लेकिन एक शख्स को खुश करने के लिए या एक शख्स की कमांड की वजह से आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट नहीं दे पाते। मामला ही बुखारी साहब एक्चुअली यहाँ पर खराब हुआ है। तो वही जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है, ये वही ग्रुप है जो ये सोचेगा क्या हम गुलाम हैं एक शख्स जब ये बात जो है सियासी जमातों के अंदर और कौमी सियासत के अंदर नजरियात से हटकर शख्सियात की खुशामद पर आ जाए तो फिर मामलात खराब होते हैं। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह ने के बाद।